आज की वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम है। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा पे आना है। तो जर्मनी के कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पे उनको जाना चाहिए और जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। उसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी जर्मनी के अंदर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो स्मॉल टाउन्स में रह रहे हैं और यहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि उनके शहरों में इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। तो पढ़ाई के बाद उनको किस शहर में मूव करना चाहिए जॉब्स के लिए, उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। और उसके अलावा वो लोग जो अपने-अपने होम कंट्री से, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, वो इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं, कहीं पर भी हैं, वो वहाँ से डायरेक्टली जर्मनी में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो किन शहरों को वो टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। तो मैं आप लोगों के साथ एक रीसेंट सर्वे शेयर करने लगा हूँ और ये 2021 का सर्वे है। ये हर साल के एंड में ये सर्वे आता है। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप लोगों को अभी आएगा नज़र। आई थिंक अब आ रहा होगा आप लोगों को नज़र, जो टैब है। तो ये बेसिकली सर्वे है इंटरनेशंस का। इंटरनेशंस जो एक पोर्टल है एक्सपर्ट्स का, और उन्होंने ये जो सर्वे किया है इसके अंदर 174 नेशनैलिटीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो 186 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड इस वक़्त रह रहे हैं। और क्या-क्या पैरामीटर्स उन्होंने रखे हैं, किन-किन एरियाज़ के ऊपर उन्होंने जज किया है कि कौन से शहर अच्छे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने स्कोर दिए हैं क्वालिटी ऑफ अर्बन लिविंग के ऊपर, गेटिंग सेटल्ड के ऊपर कि कितना आसान है उन शहरों में सेटल होना, अर्बन वर्क लाइफ के ऊपर, और उसके अलावा फाइनेंस और हाउसिंग के ऊपर। ये मेन फैक्टर्स उन्होंने रखे हैं। दूसरा उन्होंने ये रखा हुआ है सर्वे के अंदर कि सैंपल साइज ऑफ एटलीस्ट 50 सर्वे पार्टिसिपेंट्स वाज नीडेड एंड इन टोटल 57 सिटीज मेट दिस रिक्वायरमेंट। सो इस सर्वे में से एक्चुअली 57 सिटीज उन्होंने निकाले हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वो कौन से शहर हैं, टॉप 10 उसमें से कौन से हैं। लेकिन उन 57 के अंदर 6 जो हैं वो जर्मनी के शहर हैं, जो कि सबसे अच्छे लोगों ने रेट किए हैं एक्सपैट्स के लिए, स्पेशली रहने के लिए। तो मैं शुरू में जो हूँ ना वो थोड़ा-सा हुआ इसके ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कहाँ से स्टॉप होगा। हाँ, शुरू में मुझे थोड़ा-सा लगा कि जब मैंने ये लिस्ट देखी, अभी मैंने नाम देखे नहीं थे, तो मुझे लगा कि यार इसमें पॉसिबली म्यूनिख या तो नंबर 1 पे होगा या बर्लिन होगा, अगर हैम्बर्ग होगा, म्यूनिख, बर्लिन, हैम्बर्ग, ये इस तरह के टॉप 3 होंगे और उसके अलावा 3 कोई और होंगे जो बड़े शहर हैं जर्मनी के, कोलोन वगैरह या फ्रैंकफर्ट। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब मैंने देखा कि नंबर 1 पे कौन-सा शहर है, और वो भी एक बहुत अच्छा सिटी है, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा शहर नहीं है, मिड साइज़ टाउन है, तो मेरे लिए वो एक सरप्राइज़िंग बात थी। लेकिन मैं आपको फिर दिखाऊँगा कि क्यों जो है वो शहर जो नंबर 1 पे आया है, उसकी रीज़न क्या है। तो दोबारा मैं टैब पे जाता हूँ, मैंने जज़्बाती होके वो जो है वो अनशेयर कर दी थी टैब, दोबारा मुझे शेयर करने दें। अच्छा, तो जो सबसे पसंदीदा शहर एक्सपर्ट्स का है, वो है आखन। और आखन के बारे में मैं क्या आपको बताऊँ? आखन जो है वो मैं आखन इटसेल्फ मैं कभी भी नहीं गया हुआ, लेकिन उसके पास एक शहर है डुससेलडॉर्फ, और वहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ डुससेलडॉर्फ में। और डुससेलडॉर्फ के ही साथ एक शहर है, उसका नाम है डुइसबर्ग, वहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ और कोलोन में भी गया हूँ। तो ये सारे जो हैं वो करीब-करीब ही हैं। आई आई थिंक कि आखन डुससेलडॉर्फ से प्रोबेबली होगा कोई 80-90 किलोमीटर दूर होगा, यानी ट्रेन पे आप अगर जाएँ तो हार्डली 1 घंटे की ये राइड है। इतना ज़्यादा दूर नहीं है ये डुससेलडॉर्फ से। और आखन लोकेटेड है बॉर्डर पे, जर्मनी के डच और बेल्जियन बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। तो आखन में लोगों ने बेसिकली कहा क्या? उन्होंने ये कहा इस सर्वे के अंदर कि ये पहले भी था। उन्होंने कहा कि इट वाज़ प्रीवियसली क्राउन्ड नंबर 1 इन 2019, मगर 2020 में ये बिल्कुल ही उड़ गया। लिस्ट में था ही नहीं, क्योंकि उसका सैंपल साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल था। और ये जैसे मैंने बताया कि एक मीडियम साइज़ टाउन है, तकरीबन 2.5 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। तो बाकी जितने भी हैं, मैं उनका अभी आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से वो हैं, लेकिन पहले आखन के ऊपर बात करते हैं। आखन बेसिकली जो है, लोगों ने ये कहा कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि सिटी बहुत अफोर्डेबल है। 91% सेइंग दैट दे हैड इनफ डिस्पोजेबल इनकम टू कवर ऑल एक्सपेंसेस एंड अ गुड प्लेस टू वर्क। 85% are satisfied with their job in general. On the downside, 27% of expats are unhappy with their social life in Aachen, with 3 in 10 saying that they do not feel home in the city. और ये बेसिकली
मैं जो आपको शुरू में बात कह रहा था वो ये है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये वर्क लाइफ के लिए तो ये 6 शहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सर्वे में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जर्मनी के अंदर जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सोशल लाइफ जो है, वो हमारी अच्छी नहीं है, जो इन एक्सपर्ट्स ने जिन्होंने सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और आखिर की भी उन्होंने यही बात की है, बाकी जो शहर हैं इसके अंदर, वो वही सारे बड़े शहर हैं, उनके ऊपर भी बारी-बारी बात करेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर फिर थोड़ी देर बाद जाके मैं बात करता हूँ, पहले आप लोगों को एक दफ़ा सारे शहरों को गो थ्रू कर लें, कि वो क्यों जो हैं वो अच्छे कंसिडर होते हैं जॉब्स के लिए, उसके बाद फिर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि लोगों को क्यों लगता है कि सोशल लाइफ वहाँ पे अच्छी नहीं है या उनके वहाँ पे दोस्त नहीं बनते या क्या क्या वजह है? जॉब तो है लेकिन वो नहीं बनते। तो पहले मुझे आपके साथ शेयर करने दें, आखन का ज़रा चेक करते हैं कि क्या रीज़न क्या है आखन की। तो नोन है वो एक ख़ास यूनिवर्सिटी है जिसकी वज़ह से आप सब इस शहर को प्रोबेबली जानते होंगे RWTH आखन की वज़ह से। और जो RWTH है ये TU9 कंसोर्शियम जो है उसका हिस्सा है, जो जर्मनी की नाउ लीडिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो मोस्टली नोन है आखन वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नोन है, उसके अलावा आईटी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम एग्ज़ैक्टली देखते हैं कि जो RWTH यूनिवर्सिटी है, उसकी वेबसाइट जो है वो क्या रिकमेंड करती है उनके ग्रेजुएट्स को, कि जब उन्होंने जॉब ढूँढनी हो, तो कौन-कौन सी कंपनीज़ के साथ वो कोलैबोरेट करती हैं या कौन-कौन सी कंपनीज़ एक्ज़िस्ट कर रही हैं आखिर में। मैंने आपको कई वीडियोज़ में ये शेयर किया हुआ है कि जर्मनी की हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका ऑफ़िशियल पेज होता है उसमें एक करियर सेंटर होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, फिज़िकल करियर सेंटर भी होता है और उन्होंने उसके वेबसाइट पे भी बनाया होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने कंपनी के प्रोफाइल्स लिखे हुए हैं। On this page, companies introduce themselves that are strong partners and supporters of RWTH Aachen, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही कंपनीज़ ही आखन में है, लेकिन ये वो कंपनीज़ हैं जिनकी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप है। तो अगर आप यहाँ पढ़ें भी आके, तो भी ये एक बड़ा एडेड एडवांटेज है। अमेज़न है, कैपजेमिनी है, Knorr है, Umlaut है, आपकी Bystronics है, Aon है, जर्मनी की सबसे लीडिंग एनर्जी कंपनी है, Evonik, Infineon, Inform, ये आपका क्या है टेक्निक सेंट्रम-बुंड, ये इनकी मिनिस्ट्री का है जर्मनी की। कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस इन्फॉर्मेटिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ से अच्छा आप ये भी देख सकते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपनीज़ कवर कर रही हैं। इधर कंपनी का फर्दर जो है वो प्रोफाइल लिखा हुआ है। जैसे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, बिस्ट्रॉनिक, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, इन्फॉर्म, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एमटीयू फिनिक्स है, स्टील, ब्रूनल, कोस्टा, ज़ेंटिस का मैंने नाम सुना हुआ है पहले, क्योंकि ज़ेंटिस आई थिंक सो ये एक फैमिली कंपनी है जो कि जैम्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, कन्फेक्शनरी के आइटम्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। तो इधर आप एक ऑफ टॉपिक इसमें मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ गया कि देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर आप लोग ये पूछते हैं कि कवर लेटर कैसे लिखें या जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें, तो आप यहाँ से इन यूनिवर्सिटियों से भी हिंट ले सकते हैं। ये देखिए उन्होंने एप्लीकेशन टिप्स भी लिखे हुए हैं ग्रेजुएट्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पढ़ रहे हों तभी आपने ये टिप्स फॉलो करने हैं। आप खुद भी ये अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ले सकते हैं। ये देखें आप कि उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि कवर पेज कैसा होगा, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए, कवर लेटर क्या होगा, जर्मन स्टाइल कवर लेटर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो भी दिया हुआ है। डी ये सारे जर्मन में हैं। तो अब आप देख लें कि काफ़ी सारी कंपनियों में जर्मन रिक्वायर्ड होती है। ऑफ कोर्स अगर टेक्निकल जॉब की नहीं होगी, फिर एप्लीकेशन फ़ोटो के बारे में अब ये मैं एक-एक खोल के अगर इसमें मैं जाऊँ, तो आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाए। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अच्छा, कवर लेटर फिर भी उन्होंने सैंपल जो है वो जर्मन में ही दिया हुआ है, एप्लीकेशन इन इंग्लिश के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंग्लिश कवर लेटर? हाउ डू आई राइट इट? व्हाट आर डिफरेंसेस इन कवर लेटर बिटवीन, उन्होंने बताया हुआ है कि ब्रिटिश और अमेरिकन के उसके अंदर क्या फ़र्क है, लिंग्विस्टिक्स का ये वो। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, इंटरव्यू का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि बिज़नेस लंच अगर आपका हो, आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे आपके मैनरिज़म्स होने चाहिए। ये वाक़ई एक सही बात, क्योंकि बिज़नेस लंच भी एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको खोल के देखें, Frequently asked questions zum Thema Geschäftsessen, यानी कि बिज़नेस लंच। wer wählt wie das Essen und den Wein aus? हाँ, ये उन्होंने पहला ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन डिसाइड करेगा खाना, यानी खाना या खाने की जगह और वाइन, ठीक है? क्योंकि ये बड़ी एक कॉमन है। Gastgeber wählt das Restaurant aus und
gegebenenfalls vorab 2 bis 3 verschiedene Menüs. उसने कहा है कि जो होस्ट है बेसिकली वो रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेगा और 2 से 3 आइडियली मेन्यूज़ वो ऑलरेडी रखे है उसके लिए. Mit dem Aussprechen der Einladung ist klar, dass der Gastgeber die Bezahlung übernimmt. फिर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि भई ये भी एक बिज़नेस एटिकेट्स में है कि पैसे जो है वो आपने ऑफ कोर्स अगर आपने इनवाइट किया है किसी को बिज़नेस लंच पे तो पैसे आपने देने हैं. और फिर उसने लिखा है कि dies klärt er bestenfalls vor dem Eintreffen der Gäste mit dem Kellner. उसने हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा है इसमें कि जो पैसे देने हैं आपने जिसको भी आपने बिज़नेस लंच पे इनवाइट किया है, पोटेंशियल आपका कोई पार्टनर है, तो पैसे आपने पहले से वेटर को बता देना है कि मैंने जो है वो अम, इसको तो मैं इसकी शेयरिंग बंद करूँ। तो पहले से आपने वेटर को बता देना है कि यार मेरा ये बिज़नेस लंच होने वाला है या गेस्ट आ रहे हैं 1 या 2 और बिल जो है वो मैंने देना है और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि डिस्क्रीटली आपने जो है देना है। ये नहीं कि वो वेटर टेबल पे आके कह रहे हो आप पूछेंगे कितना बिल बने हैं जी? 44 यूरो। तो आप उससे कड़के हुए नोट अपने निकाल रहे हैं वॉलेट में से यूँ-यूँ गिन के तब वो आपका बिज़नेस पार्टनर जो है वो देख रहा है कि अच्छा यार इसने मेरे पे 45 यूरो का खर्चा किया है तो अब इसके साथ मुझे जो है ना वो काम करना ही चाहिए, इस पे तो मेरा एहसान हो गया। तो ये उन्होंने छोटे-मोटे एटिकेट्स लिखे हुए बड़ी मगर बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उन लोगों के लिए भी थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक हो गया ये, जो लोग जॉब ढूँढना चाहते हैं, जर्मनी के अंदर की एप्लीकेशंस वगैरह कैसे रखें। उसके अलावा ये भी एक पेज मेरी नज़र से गुज़रा आप देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंपनीज़ जो हैं वो कौन-कौन सी है आखिर में। अगर आप देखें टॉप 10 कंपनी ज़रूरी नहीं है ये ऐसी किसी वेबसाइट ने लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये उसमें ज़ेंटिस्ट भी है, जो मैं आपको पहले कह रहा था और चॉकलेट फैब्रिक भी है, अमानो, यूरोपीय, वोखनब्लाट, अबेगो सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से कि आखिर में जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो कैसी हैं और क्या उसकी वजह ये है कि क्यों लोगों ने इसको जो है वो नंबर 1 रैंक किया है एक्सपैट्स के लिए कि एक तो ये कि वो यूनिवर्सिटी है, दूसरा ये कि रिसर्च की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टार्टअप सेंटर है, जो रिसर्च में हेल्प करता है, गवर्नमेंट का जो है जिसमें मैंने बताया कंप्यूटर साइंस वगैरह का और बाकी ये सारी कंपनीज़ हैं। तो उस पे वापस जाते हैं, उस टैब के ऊपर सर्वे की जो टैब है, किधर है? ये है। अच्छा, तो हाँ, ये अनहैप्पी वाली जो बात है ना, जो मैं कह रहा था कि वो सोशल लाइफ़ में अनहैप्पी हैं, उसमें मैं बेसिकली देखें, मैं इसकी एक्चुअली मैं एंड में बात करना चाह रहा था क्योंकि उसमें मोर और लेस हर शहर में इन जनरल यही लोगों की कंप्लेन आ रही है कि अनहैप्पी हैं वो। देखिए, इसमें मुझे ये लग रहा है कि इसकी अभी बात कर लेते हैं, फिर एंड में अब क्या इसकी बात करनी है, कि लोग जो हैं ना वो बेसिकली आते हैं, ठीक है, बाहर आप जैसे कोई स्टूडेंट आया बाहर, ठीक है, पढ़ने, तो वो इतना एक लाइफ चेंजिंग एक डिसीजन होता है आपका, ठीक है? आप पूरी अपनी यानी कि एक ज़िंदगी आपकी चलती-चलाती उसको छोड़ के आप एक दूसरे मुल्क में आ रहे हैं। बड़ा आपके जो है ना वो ख्वाब होते हैं, ड्रीम होते हैं, एक एंथुसियाज़्म लेवल होता है। या अगर आप जॉब के लिए भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप इतने बड़ा एक मूव ले रहे होते हैं, कई दफ़ा अकेले आ रहे होते हैं, कई दफ़ा फैमिली को पूरी लेके आ रहे होते हैं। काफ़ी पूरी आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा मेजर डिसीजन होता है। तो आप एक अलग माइंडसेट के साथ आ रहे होते हैं कि यार जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो ऐसा मेरा एक इमेज होगा और यानी कि आपके ज़हन में एक इमेज होता है कि बड़ा अच्छा ये होगा, जैसे मेरे इधर भी दोस्त यार थे, सोशल सर्कल होगा, वैसे ही वहाँ पे भी होगा, जॉब भी होगी, मज़े भी होंगे। तो उस उसमें फिर होता है कई दफ़ा ऐसे है कि जो लोग अब जैसे यहाँ पे जो ऑलरेडी रह रहे होते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, लोकल होते हैं, देखिए उनका ये मेरा अपना एनालिसिस है, उनका तो ये माइंडसेट नहीं होता ना, यानी कि वो तो हमारे माइंडसेट से यहाँ पे नहीं बैठे होते। उनकी ज़िंदगी में तो कोई मेजर चेंज नहीं आया होता। वो तो अब जैसे कोई आखिर में अगर पैदा हुआ है, वहीं पे पला-बड़ा है, वहीं पे वो यूनिवर्सिटी में गया है, वहीं पे स्कूल में गया है, वहीं पे काम कर रहा है, उसके लिए तो कोई एक एक्साइटिंग चीज़ नहीं है कि अगर एक कोई बंदा इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न लेके आ रहा है।
तो वो तो उसको एज़ अ नॉर्मली ट्रीट करेगा, हाँ, ठीक है। तो हमारा तो ये है कि पहले जाके तो इतना बड़ा वो एक हनीमून फ़ेज़ होता है कि वो नई-नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, शहर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो शायद इसलिए लोगों को एक हल्का-सा धचका भी लगता है कि यार जॉब तो बड़ी ज़बरदस्त मिल गई है, अब कोई इतना लिफ्ट भी नहीं करा रहे और थोड़ा जर्मन्स का है भी, ये होता भी है, सब तो नहीं होते, मैं इतना जनरलाइज़ तो नहीं करूँगा लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो रिज़र्व्ड भी होते हैं, थोड़ा इतना ईज़िली स्मॉल टॉक में भी नहीं जाते। एज ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो वो शायद इस वज़ह से जो है ना वो स्टक हो जाते हैं कि एक की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं और दूसरे को कुछ उससे होता ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं होता, उसका कोई सरोकार ही नहीं होता उससे, कि जो मर्ज़ी आ रहा, जा रहा है। और जर्मनी तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे इतने लोग आते हैं, हज़ारों लाखों इमिग्रेंट्स आते हैं, जाते हैं, तो कोई ऐसा होता नहीं है मगर हर बंदा अपने ज़हन में एक बड़ा इमेज लेके आ रहा होता है। तो शायद इसलिए उनको धचका पड़ता है और फिर वो ये कहते हैं कि यार अब बड़ा अनफ्रेंडली है और दोस्त ढूँढना मुश्किल है और ये होता भी है। और फिर आपने देखा है कि आखिर में जैसे भी ये कंपनीज़ भी हैं, कितना ज़्यादा आईटी का काम है, तो उसमें शायद जर्मन लैंग्वेज इतनी रिक्वायर भी ना होती हो, जो आईटी की जॉब्स हैं और उसमें फिर आप जर्मन सीख भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लेवल कम होता है और वो एक एक कॉमन कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए इनफ नहीं होता। तो ये मिल-मिला के कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को लगता होगा कि यार अनफ्रेंडली हैं लोग या लोग इंटरैक्ट नहीं करते। एक मुझे ये रीज़न लगती है। दूसरा मुझे ये नहीं समझ आती एक बात कि अगर आप लेट्स से कि आप जॉब कर रहे हैं, मैं सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल्स की भी बात कर रहा हूँ। अब आप तकरीबन 40 आवर्स 1 हफ़्ते में जॉब कर रहे हैं, 5 दिन आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है? हफ़्ता इतवार आप लगा लो आपके पास फ्री होता है। एक आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपका पार्टनर होगा, ठीक है? कोई भी वाइफ़, गर्लफ्रेंड व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है? मोस्ट केसेज़ में होता है। अम, या फिर आपकी फैमिली होगी पूरी यानी कि आपके बच्चे भी होंगे, ठीक है? जब आप यहाँ पे रह रहे होंगे। लोगों को मुझे यही नहीं समझ आती कि यानी कि उनको इतना टाइम कहाँ से मिलता है? इतने सारे दोस्तों दोस्त बना लेने का और फिर उनके साथ टाइम गुज़ार लेने का या ये एक्सपेक्ट कर लेने का कि यार इतने यानी कि हमने 15, 20, 30 दोस्त बनाने और हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन उनसे इंटरैक्ट करना है और उनसे मिलना है और वो अगर हमें ना मिले तो फिर हमें लगेगा कि हमारी सोशल लाइफ नहीं है। तो मुझे ये भी एक बात समझ आती कि क्योंकि जो आपके पास जर्मनी में यूजुअली जो रह रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं शाम को, ठीक है? मुख्तलिफ टाइमिंग्स होते हैं, 8 बजे मैक्सिमम आपको कुछ सुपरमार्केट्स इवन 9 बजे बंद मिल जाएँगी, 10 बजे बंद मिल जाएँगी या उससे भी कम। तो लोग क्या करते हैं कि लोग ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं वो ग्रोसरी वगैरह जो है वो वीकेंड पे जाके करते हैं। क्योंकि एक दिन अगर आप काम करते हैं तो उसके बाद यूजुअली लोग जो है वो कम लोग जो है वो जाते हैं क्योंकि आप फिर रिलैक्स करते हैं काम करने के बाद। तो आपकी अगर एक फैमिली भी है या एक पार्टनर भी है, ड्यूरिंग द वीक तो आपके पास वैसे ही बहुत कम टाइम होता है, ठीक है? अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो सैटरडे, संडे को आपके अपने जो है वो पर्सनल काम जो होते हैं या अगर आपने कहीं फैमिली के साथ आउटिंग पे जाना हो या खुद कहीं आपने जाना हो बाहर आगे-पीछे या वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप दोस्तों से मिलें अपने, तो वही 1 या 2 दिन होते हैं। तो आई डोंट नो कि एक्सपर्ट्स ये यानी कि इस चीज़ पे कंप्लेंट करते हैं और ये भी देखें इस सर्वे में भी ये नहीं है कि सारे 100% एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि हम सोशल लाइफ से यहाँ पे खुश नहीं हैं और हमारे दोस्त नहीं बनते मगर एक खास हद तक परसेंटेज है और कुछ लोग ऐसे हैं डेफिनेटली जो अक्सर ये बात कंप्लेंट करते हैं कि यार दोस्त नहीं बनते वहाँ पे तो जॉब तो मिल जाती है गुड वर्क और बेसिकली जो आर्टिकल मैं शेयर कर रहा हूँ उसका टाइटल भी यही है कि जर्मनी गुड फॉर जॉब मगर नो सोशल लाइफ। तो मुझे इसमें ये नहीं समझ आती क्योंकि अगर आप 2, 3, 4 दोस्तों का भी आपका सर्कल हो और आप उनको भी अगर हर वीक टाइम भी दे दें आप उनको फिज़िकली लेट्स से मिलने में, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी मैं तो कहूँगा कि बात है। और दूसरा ये है कि सोशल लाइफ़ यानी मैं अभी इसकी कोरोना की बात नहीं कर रहा, जनरल नॉर्मल ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो होती थी, ये जब ये चला जाएगा तो उसके बाद होगी, कि उसमें सोशल लाइफ़ तो आपने खुद से ही अपनी इनिशिएट करनी होती है। अगर आप वीकेंड पे भी हैं तो आपने कहीं जाना है, अब आप कोई एक्टिविटीज़ करने गए हैं, कहीं आप किसी आई डोंट नो किसी कॉन्सर्ट में गए हैं, कोई शो देखने गए हैं, कहीं सिनेमा में गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में गए हैं, किसी कॉफ़ी शॉप्स में गए हैं, कहीं पे बार में गए हैं, व्हाटएवर क्लब में गए हैं। तो इससे मुझे भी नहीं समझ आया कि
क्या मतलब है इसका कि सोशल लाइफ नहीं है? ये हो सकता है कि शहर छोटा हो, ये भी इसका मतलब हो सकता है कि अब 2.5 लाख की आबादी है, तो मैं शायद बर्लिन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ या म्यूनिख के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। यानी कि आपने कुछ भी करना हो बेसिकली, हाइकिंग, क्लाइंबिंग, स्केटिंग, पार्क, स्विमिंग, साइक्लिंग ट्रैक्स, व्हाटएवर, मेरे ज़हन में भी नहीं आ रही इतनी चीज़ें। और ये भी नहीं हो सकता कि आखिर में ये चीज़ें अवेलेबल ना हो, क्योंकि है भी 2.5 लाख का सिटी है और ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा-मोटा गाँव हो। तो मुझे वाक़ई यार इस बात की नहीं समझ आती कि इससे इसका क्या मतलब है कि लोग जो हैं वो उनकी सोशल लाइफ़ नहीं है। या तो इसका ये मतलब वो ले रहे हैं कि काम इतना ज़्यादा होता है कि उनके पास वक़्त नहीं बचता सोशल लाइफ़ करने का, या वक़्त उनके पास होता है लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उनके साथ दोस्ती करने में या उनके साथ सोशल लाइफ़ बनाने में। तो इसके बहुत सारे जो है ना वो मतलब हो सकते हैं। मुझे वाक़ई ये समझ नहीं आती कि एक प्रोफ़ेशनल अगर उसकी फ़ैमिली भी हो, तो वो कैसे इस चीज़ के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है कि मेरी सोशल लाइफ़ जो है वो नहीं है। ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मैं बाकी शहर आपने देख तो लिया है कि कौन-सा है, ठहरें मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब भी मैं आपको वो एक दफ़ा लिस्ट दिखा देता हूँ। सॉरी, वो मैं आपको पहले दिखानी थी लेकिन क्योंकि उसमें इतनी बीच में बातें आ जाती हैं, तो मैं वो चाहता था कि आपको दिखाऊँ। अब आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये देख लें आप शहर कि नंबर 1 पे जो है, जो एक्सपर्ट्स ने रेट किया है, वो है आखन। नंबर 2 पे आपका फ्रैंकफर्ट, फिर म्यूनिख, फिर बर्लिन। मेरे ख़्याल में म्यूनिख, बर्लिन शायद पहले होने चाहिए थे लेकिन ये आए हैं। और फिर डुसेल्डोर्फ है आपका और फिर हैम्बर्ग है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आप देखें कि इन सारे शहरों में आखिर एक वाहिद शहर है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो इनसे सबसे कम है। बाकी जितने भी शहर हैं, जैसे अगर आप डुसेल्डोर्फ ले लें, वो भी तकरीबन 6 लाख उसकी पॉपुलेशन है। म्यूनिख, बर्लिन तो है ही वैसे ही, बर्लिन तो सबसे बड़ा शहर है, 4 लाख के करीब आबादी है। हैम्बर्ग भी बहुत बड़ा है। आई थिंक डेढ़ 2 सॉरी, लाख नहीं कह रहा, मिलियन मिलियन। बर्लिन की 4 मिलियन है, सॉरी सॉरी। और हैम्बर्ग की आई थिंक 1.5 मिलियन के करीब है। तो डुसेल्डोर्फ 6 लाख है, आखन जो है वो सिर्फ 2 ढाई लाख है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि शहर छोटा है, तो इस वजह से लोगों को बोरिंग लगता हो, सोशल लाइफ ना होती हो। और फिर अगर उन्होंने कोई बड़ा काम करना हो, यानी कि कोई बहुत एन्जॉयमेंट का काम करना हो, तो वो शायद डुसेल्डोर्फ जाते हों या कोलोन जाते हों, क्योंकि वो उनके घंटे-घंटे पे बड़े शहर हैं। तो आगे देखते हैं कि उन्होंने फ्रैंकफर्ट के बारे में क्या बात की है। आखिर की तो ये कर दी है। जॉब सैटिस्फैक्शन वाज़ आल्सो हाई इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट आपको पता है कि जर्मनी का जो है वो फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे, और भी आईटी-शाईटी की भी काफ़ी जॉब्स हैं। 26 आउट ऑफ 57 एंड सेकंड हाईएस्ट रेटेड जर्मन सिटी इन द रैंकिंग। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है कि भाई 79% ऑफ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जॉब सिक्योरिटी पॉजिटिव, मगर फ्रैंकफर्ट में did report working the longest hours across all 6 German cities. So उन्होंने कहा कि वर्किंग आवर्स बड़े ज़्यादा हैं। हो सकता है बैंकिंग फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसके अंदर ये हो वर्कलोड का। Frankfurt's overall performance was held back by the housing market, with 40% of the survey respondents saying that they found it difficult to find housing and 63% describing it as unaffordable. So ये तो एक है ही है कि जितने भी ये बड़े-बड़े शहर हैं, उसके अंदर हाउसिंग का तो मसला है कि एक तो रेंट पे भी लेना, ढूँढना भी बड़ा मुश्किल काम है, आपका अपना परमानेंट अपार्टमेंट लेना, और अगर घर खरीदने हो, तो डेफ़िनिटली बहुत महँगे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है म्यूनिख। म्यूनिख का यार ऑफ कोर्स सबको पता है, आप लोगों को पता होगा कि बीएमडब्ल्यू, बेएमवे आपकी जो ऑटोमोटिव है, वो बीएमडब्ल्यू में है और गाड़ियों के लिए डेफ़िनिटली जाना जाता है। म्यूनिख के बारे में उन्होंने कहा क्या कि which this year was voted best city in the world for working, expat rated job security, local career opportunities, and the state of economy particularly highly. ठीक है. Munich's strong performance was also down to its high quality of life. Munich की बहुत high quality of life. It was the only German city to make it into global top 20 in quality of urban living. However, expats complained that the housing is unaffordable and that they struggle to make friends. फिर वही बात आ गई दोबारा से। म्यूनिख यार बहुत अच्छा शहर है, मैं म्यूनिख गया हुआ हूँ और म्यूनिख का मैं आपको एक बताता हूँ म्यूनिख में क्या है। मुझे एक आप लोगों के साथ शेयर करने दें। ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन बवेरिया का जो एक ऑफिशियल फाइनेंस सेंटर है गवर्नमेंट का, उनके मुताबिक
किधर गया, किधर गया, किधर गया? ये है। ये देखें आप, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है म्यूनिख की, ये इन्वेस्ट इन बवेरिया डॉट कॉम ऑफिशियल उनकी बवेरिया की वेबसाइट है। 2 लाख के करीब एम्प्लॉइज़ हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर म्यूनिख के अंदर। सॉरी, ये पूरे बवेरिया का है, सिर्फ म्यूनिख में नहीं है, लेकिन म्यूनिख सबसे बड़ा उनका शहर है। स्टेम ग्रेजुएट्स जो हैं वो 31,000 हैं, ऑलमोस्ट 31,412, ठीक है? और हमारे जो देसी भाई हैं मोस्टली वो ज़्यादा आईटी स्टेम की फील्ड्स में ही आते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है। कंपनीज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 1100, और 39% ऑफ ऑल जर्मन पेरेंट्स इन द फील्ड ऑफ व्हीकल कंस्ट्रक्शन। तो ये एक म्यूनिख की मैं आपको जो है वो दिखाना चाह रहा था कि म्यूनिख का आप देख लें, ये हाल है कि ऑफ कोर्स मैंने हमेशा अक्सर ये मेंशन करता रहता हूँ कि म्यूनिख में सैलरीज ज़्यादा हैं, बर्लिन से ज़्यादा सैलरीज हैं, और वो भी बहुत अच्छी जगह है एक्सपैट्स के लिए। और मुझे जहाँ तक जो रिव्यू मिलता है म्यूनिख का, जिनको लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे एक्वेंटेंसेस हैं जो म्यूनिख में रह रहे हैं, वो तो उसकी तारीफ ही करते हैं और वो तो अच्छा ही उसको कहते हैं। मैंने तो कम ही सुना है कि वो ये कहें कि यार कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड फाइंडिंग में या सोशल लाइफ में। मैं अपना भी इंसिडेंट आपको एक बता दूं कि 2017 में मुझे म्यूनिख में एक जॉब मिल गई थी। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिए थे, इंटरव्यू राउंड्स हुए थे कई मेरे, 3 या 4। 17 का आई थिंक मिड था। और उस वक़्त मैंने बर्लिन में भी 2 कंपनीज़ में अप्लाई किया था, जहाँ से मैं रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट जाने ही वाला था म्यूनिख 2017 के मिड में, लेकिन मुझे बर्लिन से फिर एक ऑफ़र आ गई थी। और मुझे क्योंकि बर्लिन ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यही मैं चाहता था कि मुझे बर्लिन से ऑफ़र आए, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं उनको म्यूनिख में मैंने उनसे टाइम लिया था कि मैं आपको 1 वीक में, 2 वीक में फाइनल अपना डिसीजन बता दूँगा, और उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ था। तो जैसे ही मुझे उसमें बर्लिन से ऑफ़र आई, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया और मैं म्यूनिख नहीं गया। लेकिन ये भी हो सकता था, ज़िंदगी का बिल्कुल एक मुख़्तलिफ़ रुख भी हो सकता था कि मैं 2017 में अगर मुझे बर्लिन में ना ऑफ़र आई होती, तो मैं म्यूनिख मूव कर गया होता। और आज अभी 2022 है, तो 4-5 साल हो गए हैं, तो 5 साल से मैं म्यूनिख में रह रहा होता। लेकिन ख़ैर एनी हाउ आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि आई रियली लाइक बर्लिन, और मेरे ख़्याल में बर्लिन जो है वो एक्सपैट्स के लिए जर्मनी का सबसे अच्छा सिटी है। लेकिन आप ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि बाकी बुरे हैं, लेकिन मेरी रैंकिंग अगर हो तो बर्लिन जो है वो ऊपर है। तो अगेन वही बात आई, आपने देखा कि वहाँ पे भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अब अगर जो लोग म्यूनिख में रह रहे हैं यार, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कुछ बताओ इसके ऊपर। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो तो उसके ऊपर हम एक्सट्रीम भी कर सकते हैं अलहदा से, कि ये क्या चक्कर है, इसकी वजह क्या है। मैंने तो आपको अपनी रीजंस बता दी हैं कि इतनी, आप खुद देख लो, इतनी ये टफ जॉब्स होती हैं, इतनी ये डिमांडिंग जॉब्स होती हैं, 40-40 घंटे काम करते हैं। फ्रैंकफर्ट में देखो वर्किंग आवर्स ही वो तो सबसे ज़्यादा है जर्मनी में काम करने के, सर्वे में अभी मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके बाद भी लोगों को अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, गर्लफ्रेंड से, बीवी से, उसके बाद भी उनको टाइम मिलता है कितने लोगों से मिलने का, या वो कितने लोगों से मिलना चाहते हैं सोशल लाइफ में, और क्या वो ऐसा करना चाहते हैं कि ये वो कहते हैं कि हमें हमारे दोस्त नहीं बनते। पता नहीं, ये मुझे इसकी डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आई। और अगर आपके चलो बाहर नहीं भी बनते, तो कोलीग भी आपके दोस्त नहीं बनते, यानी आप कोलीग्स को भी तो दोस्त बना सकते हो, सारे नहीं तो उसमें से कुछ तो आपको जो है ना वो लाइक माइंडेड मिल सकता है, पसंद आ सकता है। तो ये मेरे लिए एक जो है ना वो एक मुइम्मा ही है अभी तक कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, दोबारा जाते हैं उसके ऊपर, देखते हैं कि अगले शहरों की क्या सिचुएशन है। आ, अच्छा जी, आगे म्यूनिख के बारे में तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अनअफोर्डेबल वर्क लाइफ गुड, सोशल लाइफ बैड, जैसे आपको बताया। दीज पैटर्न्स ऑफ हाइज एंड लोज आर मोस्टली रिपीटेड अक्रॉस द अदर जर्मन सिटीज, included in the ranking. In Berlin, expat rated the local career opportunities and work life balance positively, but 31% said that they found the local residents unfriendly. ये एक नया ही आया यहाँ पे। पहले वो कह रहे थे बाकी शहरों में, आखन में और म्यूनिख में, कि बनते नहीं है, दे स्ट्रगल टू मेक फ्रेंड्स। और बर्लिन में उन्होंने कह दिया कि लोकल रेजिडेंट्स हैं ही अनफ्रेंडली। इसके ऊपर आपको पता है, मैंने एक फिर मुझे जो है ना वो इसको स्टॉप शेयरिंग करके थोड़ी सी इसके ऊपर अपने जो है ना वो लुक में देने होंगे।
तो लेकिन इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को इसके ऊपर एनालिसिस दे सकूँ, वरना ये रिपोर्ट, ये सर्वे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो जर्मनी में लोग कह रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक कि भाई लोग अनफ्रेंडली हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने कोरा की एक पोस्ट पे रिएक्ट किया था, वो भी यही पोस्ट थी कि बर्लिन के लोग बड़े रूड या अनफ्रेंडली होते हैं। उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड जो है ना वो बात की थी। बड़ा न्यूट्रल किस्म का वो एनालिसिस दिया था, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। यार मैं आपको बताऊँ, हो सकता है कि बर्लिन में जो फॉरेनर्स रह रहे हैं ना, एक्सपैट्स रह रहे हैं, अब 180-90 मुल्कों के लोग यहाँ पे रहते हैं। उनको लगता हो, एक तो ये कि ये रूड हैं, उसकी मेरे ख़्याल में क्या रीज़न्स हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। एक रीज़न ये हो सकती है कि बर्लिन पहले जो है वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड था। ये ईस्ट जर्मनी था जो कम्युनिस्ट था, सोवियत यूनियन के अंडर था। बर्लिन भी जो है वो आधा, जो बर्लिन का ईस्ट जर्मन हिस्सा था वो उनका डिफेक्टो कैपिटल था। और वैसे भी मैंने ये सुना है जर्मन से, अ, कुछ जो है ना मेरे एक्वेंटेंस हैं जो जर्मनी के रीजन से आते हैं, जिसे स्वाबिया कहते हैं, श्वेबन, शुएब अख्तर नहीं, श्वाब, उसको क्या कहते हैं, श्वेबिश, वो स्वेबियन है, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्वेबियन, स्वाबिया रीजन है वो, जो आपका कार्ल्सरुहे वाला, स्टुटगार्ट वाला, ये सारा रीजन है। तो उनके बारे में ये भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होते हैं। बर्लिन में कई लोग म्यूनिख वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि बवेरिया के जो हैं वो बड़े ज़्यादा प्राउड होते हैं। तो इसी तरह उनकी जो थिंकिंग है वो ईस्ट जर्मनी वालों के बारे में ये है कि ये तो बिल्कुल इन्हीं के फारिग थे, कम्युनिस्ट थे, इनके पास पैसे भी नहीं थे, फुद्दू किस्म के थे, ना कोई इनके पास ब्रांड थे। वो आप मूवी देखिएगा, मैंने एक जगह कहीं स्टोरी में रिकमेंड की थी, गुड बाय लेनिन, वो इसी इसी चक्कर के ऊपर है। और वो इनको बड़ा पेंडू किस्म का समझते हैं ईस्ट जर्मन वालों को, ईस्ट जर्मन्स को। तो अब तो ये मिल गए हुए हैं, लेकिन अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, 30 एक साल ही हुए हैं। तो और उनका एक ख़ास माइंडसेट भी है ईस्ट जर्मन वालों का, अगर आप देखें ना, क्योंकि मैं ईस्ट जर्मनी के म्यूज़ियम में गया था, डीडीआर के, वहाँ से भी मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर की थी। इंस्टाग्राम पे जो नहीं है, आप लोग आ जाएँ तो आप लोगों को वहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वहाँ पे उनका लाइफ़स्टाइल और था, उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ था, सब आदमी, औरतें बराबर, सबको काम पे जाना है। बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी उम्र से डे केयर में गवर्नमेंट उनको ले जाती थी, उनको अपने प्रोपेगेंडे पे ट्रेन कर रही थी। ये वो, ये वेस्ट वाले कहते हैं, पता नहीं वो उस वक़्त उनको शायद ना लगता हो ये इस तरह से। जो सुपरमार्केट्स में चीज़ें हैं वो भी अवेलेबिलिटी की सिर्फ होती थी, कोई एक चॉकलेट के 20 ब्रांड अवेलेबल नहीं होते थे, कम-कम चॉइसेस होती थी। तो उनका एक अपना पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है। तो इसलिए लोग उनको ये भी समझते हैं कि यार ये थोड़े अजीब से हैं, और आपको पता भी है कि वो ईस्ट जर्मनी वाले वोट भी जो है वो फार राइट को कितना ज़्यादा दे देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वो एक्सपर्ट्स जो हैं उनको लगता है कि भाई यार ये तो नहीं है, यानी कि ये अनफ्रेंडली हैं, ये तो हमें पसंद नहीं करते। दूसरा ये कि ईस्ट जर्मनी के अंदर, जैसे मैंने बताया कि वो डिवाइडेड था, इनका एक डिस्ट्रिक्ट है मात्सान जिसका नाम है। जब 1936 की ओलंपिक्स हुई थी जर्मनी के अंदर, तो वहाँ पे नाज़ीज़ ने एक कैंप बनाया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने सिंथी रोमा, जिनको जिप्सीज़ कहते हैं, उन लोगों को उन्होंने रखा हुआ था छुपा के, ताकि लोगों से दूर ओलंपिक्स के दौरान उनको पता ना लग सके। और बाद में वो जो जिप्सीज़ थे, जो सिंथी रोमा थे, वो उन्होंने वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए, जो कंसंट्रेशन कैंप था आउशविट्ज़ का, जो पोलैंड में है, क्राको के पास। क्राको से तकरीबन कोई घंटे डेढ़ की एक वो है, राइड है। वहाँ पे आपको आउशविट्ज़ कैंप जो है वो मिल जाता है। वहाँ पे उनको ले गए थे, और बड़ा उनके साथ वहाँ पे जो है ना उनको बुरी कंडीशंस में रखा हुआ था। तो वो जो मत्सान का डिस्ट्रिक्ट है वो भी अभी बर्लिन में है, मत्सान हेलर्सडॉर्फ उसको कहते हैं। तो वहाँ उसका यही इमेज अभी तक बना हुआ है कि यार वहाँ पे फॉरेनर को जो है वो नहीं जाना चाहिए, वो पुराना नाज़ी एरिया था, ये है, वो है। इसी तरह एक और लिस्टनबैक का डिस्ट्रिक्ट है। हालाँकि अब उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे आपको वियतनामीज़, रशियन, मुख्तलिफ आपको कम्युनिटीज़ के लोग मिल जाएँगे। काफ़ी इस बात को टाइम हो गया, लेकिन एक चीज़ का जो इमेज बन जाए, जो बन जाए और वो फिर हो जाता है इस तरह से। और ख़ास करके जब ये इंटरनेशनल लोगों का इतना इन्फ्लक्स नहीं हुआ था जर्मनी में, ये स्पेशली स्टूडेंट्स का, जो मास्टर्स वाले आते हैं 10 साल पहले जैसे आना शुरू हुए, जैसे मैं आया था, या मेरे से भी पहले एक्चुअली 3-4 साल पहले आना शुरू हो गए थे लोग, या जो जॉब सीकर पे आ रहे हैं या इस तरह से।
तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि अनफ्रेंडली हैं। आई मीन मेरे ज़हन में तो यही रीज़न्स आ रही हैं कि आप क्यों कह सकते हैं। मैं तो मैं अक्सर आपके साथ स्टोरीज़ में भी शेयर करता रहता हूँ। 1-2 तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं जर्मन, और वो नेटिव हैं बर्लिन की, यानी कि वो बर्लिन में बोर्न एंड रेज़्ड हैं। एक ईस्ट में पैदा हुई थी और एक वेस्ट में। तो वो तो बहुत नॉर्मल और मुझे तो बहुत ठीक लगते हैं, यानी कि मेरे साथ तो उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, बड़े नाइस मुझे लगते हैं। आई डोंट नो, अब मैंने हर बंदे से तो इंटरैक्ट नहीं किया हुआ बर्लिन में 4 मिलियन लोग रहते हैं, तो होंगे भी ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन बार-बार आता है कि जो है ना यहाँ के लोग अनफ्रेंडली है। अगेन मुझे उसकी फिर भी पूरी तरह समझ नहीं आती, हो सकता है इनका ह्यूमर करने का स्टाइल भी डिफरेंट हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन मैंने आपको अपना एनालिसिस बता दिया कि मुझे इतना ये बात फ़ील नहीं होता कि अनफ्रेंडली, अगर ऐसा हुआ होता वाक़ई तो मैंने फिर किसी और शहर में रहने का ट्राई किया होता कि यार मैं उसको चेक करता हूँ। अगर मुझे अच्छा ये लगा है, तो फिर उसकी वजह। और फिर एक और बात, जैसे मैंने नेबरहुड का कहा, मादसान का, इस तरह ये बड़ा डिपेंड भी करता है कि आप बर्लिन इतना डाइवर्स है कि आप किस नेबरहुड में रह रहे हैं। कोई हिपस्टर का नेबरहुड है, कोई टर्किश जिसमें रह रहे हैं, किसी में बहुत अरबिक रह रहे हैं, किसी में अल्बानियन रह रहे हैं, किसी में बच्चों वाले लोग रह रहे हैं, किसी में सिंगल बहुत रह रहे हैं, किसी में स्टूडेंट बहुत रह रहे हैं, किसी में पार्क पड़े ज़्यादा हैं, किसी में क्या। तो वो इन इन चीज़ों पे बड़ा मुश्किल है ये कहना कि किस नेबरहुड की, किस जगह की आप बात करें, इसको इस तरह से जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं, ये तो बर्लिन की बात हो गई। फिर उन्होंने कहा है कि रेज़िडेंट्स अनफ्रेंडली हो गए। वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स अक्रॉस ऑल सिटीज़, एक्सपैट्स आल्सो स्ट्रगल टू गेट सेटल्ड इन डुसेल्डोर्फ एंड फाउंड हाउसिंग टू बी अनअफोर्डेबल। ये तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा। Although they are pleased with their working life, डुसेल्डोर्फ के बारे में मैं यही कहूँगा कि यार डुसेल्डोर्फ जो है ना, वो बेसिकली हमेशा इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि जब भी कोई लिस्ट आती है दुनिया में कि मोस्ट लिवेबल सिटी कौन-सा है, तो डुसेल्डोर्फ उसके अंदर जो है ना, वो हमेशा होता है। और एक्सपेंसिव भी काफ़ी है, डुसेल्डोर्फ में गया हूँ काफ़ी दफ़ा, तो अच्छा शहर है, मुझे तो अच्छा लगता है, और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। मगर हाउसिंग का यार वही है कि हाउसिंग आपको जहाँ पे अच्छी जॉब्स भी होंगी, आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, फिर हाउसिंग रियल एस्टेट मार्केट तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, और जितने ज़्यादा लोग आएँगे तो उतना मुश्किल होगा। तो ये तो मुझे रियलिस्टिक ही लग रहा है जो उन्होंने डुसेल्डोर्फ के बारे में लिखा हुआ है। तो सर्वे मोर और लेस जो है वो यही था। अच्छा, आखिरी सिटी भी है, सॉरी, हैम्बर्ग भी है। उसके बारे में क्या है जी, मोर देन हाल्फ आर अनहैप्पी अबाउट द वेदर व्हाइल 40% 45% सेड दे फाइंड इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स। लो, फिर दोबारा आ गई ये। आई थिंक ये इन्होंने जो ये सॉरी हाँ, ये हैम्बर्ग का मैंने शुरू से मिस कर दिया। इन हैम्बर्ग व्हिच रैंक लास्ट आउट ऑफ जर्मन सिटीज इन दिस ईयर सर्वे, एक्सपर्ट्स आर स्टिल हैप्पी विद देयर जॉब सिक्योरिटी बट 63% सेड दे स्ट्रगल विद देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। उसमें आबाइस्लोजन जॉबलेसनेस होगी क्योंकि हैम्बर्ग भी बड़ा सिटी है। एंड 68% सेड दे फाउंड हाउसिंग डिफिकल्ट टू अफोर्ड। ठीक है, मोर देन हाफ आर अनहैप्पी अबाउट द वेदर। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने बहुत सुना है सॉरी हैम्बर्ग के बारे में। मगर बाकी जर्मनी में जैसे बड़ा जो है वो हर वक़्त 25 डिग्रीज़ हुआ होता है, स्पेन, मलागा की तरह, बाकी भी जर्मनी में ऐसे ही वेदर होता है। व्हाइल 45% सेड दैट दे फाइंड इट हार्ड टू मेक फ्रेंड। फिर ये आ गया, तो इसके ऊपर मैं पहले ही इतना जो है ना वो आप लोगों को बता चुका हूँ। ओवरऑल हियर्स हाउ दीज़ जर्मन सिटीज़ परफॉर्म। आखन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, बर्लिन, डुसेल्डोर्फ, तो भाई ये वो जगह हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जर्मनी में जॉब्स नहीं होंगी, लेकिन अगर आप लेट्स से कि थक हार गए हैं बाकी जगहों पे जॉब अप्लाई कर करके और कुछ आपको नहीं मिल रहा, तो ये शहर आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको निकलेगा। बाकी ये भी देख लें जी, बेस्ट सिटीज़ फॉर एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। टॉप 10 सिटीज़ में आपके हैं पूरी दुनिया के अंदर, कुआलालंपुर, मलागा। यार ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है। मुझसे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा भी था, क्यूएनए जो मैंने किया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्पेन के अंदर है, कोर्डोबा, मार्बेया के पास मलागा। दुबई और बहुत ही सारे जर्मन्स वहाँ पे हैं। सिडनी, सिंगापुर, हो ची मिन सिटी वियतनाम में है, प्राग, मेक्सिको सिटी, बाज़ल, मैड्रिड। तो खैर एनी हाउ, जर्मनी की हमने बात की है क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ। तो वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है। यही मेरे पास बेसिकली मेन पॉइंट्स थे जिन पे मैं अपना व्यू या एनालिसिस शेयर करना चाहता था।
अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएँ और अगर आप जर्मनी में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो ये जो कमेंट आया है कि लोग फ्रेंड्स नहीं बना सकते या अनफ्रेंडली हैं या सोशल लाइफ मुश्किल है, इसके ऊपर यार ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट में या मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हैं कि इसके ऊपर मैं एक लाइव सेशन भी कर सकता हूँ, जिसमें हम आप लोग अगर व्यूज़ अपने शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टूडियो में लाइव भी ले सकता हूँ और हम उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे आएँ, ये चल रहा है मेरा एड्रेस स्टिकर पे, उस पे जॉइन करें, उस पे मैं इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ शेयर करता रहता हूँ और इस वीडियो में इतना ही था। एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।